चैप्टर नंबर 19 आखिरी चैप्टर चल रहा है, उसका आखिरी लेक्चर है आज हमारे पास। चैप्टर है द्विपद पॉइसन तथा प्रसामान्य बंटन, बाइनोमियल पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड सेमेस्टर यूपी पॉलिटेक्निक के लिए क्लास है ये, और इसमें द्विपद और पॉइसन बंटन खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से। प्रसामान्य बंटन भी स्टार्टिंग हम देख चुके थे, इंट्रो क्या होता है, कौन सा वो फंक्शन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, और उसका फिर उससे अगले वाले वीडियो में हमने देखा था कि नॉर्मल कर्व, उस फंक्शन का कर्व जो है वो, और फिर उसके नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, एरिया कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स वगैरह देख लिए थे, और टी टेबल को किस तरह से पढ़ते हैं वो भी हमने देख लिया था। ठीक है ना। हम मैंने एक क्वेश्चन भी कहा था आपसे कि उसको ट्राई कर लीजिएगा बुक से, लेकिन हो सकता है एग्जाम के प्रेशर की वजह से आप लोगों को टाइम ना मिला हो, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को हल्का सा आपको रिवाइज करा दे, मतलब रिवाइज का मैंने कराई ही नहीं है, वो तो मैंने समझा के रूल्स घर के लिए दे दिया था। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, ताकि टच में भी आ जाएंगे आप, और अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो दोबारा से समझ में भी आ जाएगा। तो ये जैसे क्वेश्चन है, देखिए, निम्न स्थितियों में प्रसामान्य वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और आपके पास वैसे तो क्वेश्चन में 8 केस हैं, मैं पहले 4 यहाँ पे ले रहा हूँ, इनको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद 4 बाकी और 4 समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे है आपके पास, कह रहा है कि z इज इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1.3 के बीच का आपको क्षेत्रफल चाहिए। तो आप जानते हैं प्रसामान्य वक्र जो होता है वो आपका कैसा होता है, बेल शेप्ड, घंटे की आकृति का होता है, इस तरह से ये रहता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये x एक्सिस पे एक्चुअली इसको z इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, एंड ये इधर की तरफ है z इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 है, और इधर आपका y है। ये इस तरह से ग्राफ होता है, इसको हम नॉर्मल कर्व यानी कि प्रसामान्य वक्र कहते हैं। अब इसमें ये कह रहे हैं कि z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1/1.3 तक के बीच का एरिया चाहिए। आपका z इज इक्वल टू 0 ये है, z इज इक्वल टू 1.3 यहाँ पे हो गया आपका, और आपसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का, यानी कि आपको ये वाला एरिया जो है वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये वाला एरिया जो है वो कैसे निकलेगा, ये देखिए, इसके लिए रूल कौन सा लगाएंगे हम। आपको पता है कि 0 से इनफाइनाइट तक इधर जाओ, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, 0 से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट जाओ तो 0.5, और माइनस इनफाइनाइट से 0 आओ तो भी उसको जो है वो 0.5 होता है। इतना इतना हाफ हाफ जो है वो 0.5 होता है, तब जाके मिला के टोटल एरिया 1 एज्यूम हो जाता है। z इसी हिसाब से कंसीडर करा गया है, ठीक है। और जो टी टेबल होती है उसकी बात क्या होती है, वो 0 से पॉजिटिव साइड के लिए होती है। टी टेबल जो होती है वो 0 टू पॉजिटिव साइड के लिए चलती है। तो कभी भी आपको अगर नेगेटिव साइड में जाना है या इधर की चीजें लेनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि पूरी की पूरी तरह सिमेट्री है इसकी वाई एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैं z इज इक्वल टू 1.3 इधर आता हूँ, या फिर मैं z इज इक्वल टू -1.3 इधर आता हूँ, तो बात वो एरिया वाइज बराबर ही होगी, जितना इधर होगा एरिया उतना इधर होगा। तो खैर पहले क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में जो है वो बिल्कुल टेबल एज इट इज यूज कर लेनी है आपने, 0 से ही स्टार्ट करना है और 1.3 पे जाना है। तो सीधे आप टेबल देखेंगे जा करके, उस टेबल में आप क्या करेंगे, जैसे मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में जो है वो टेबल का पेज खोलें, और टेबल देखिए, इस तरह की टेबल है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शायद ना दिखाई दे, लेकिन आप जब उसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके है, और आपको 1.3, तो यानी कि पहले 2 सेक्शन छोड़ दीजिए, उसके बाद 1.0 आएगा, 1.1 आएगा, 1.2, 1.3 आएगा। तो 1.3 का 0 के नीचे देख लेंगे आप। तो यहाँ से मैं देख के लिख रहा हूँ 1.3 का टेबल में, टी टेबल में 1.3 का 0 पर देखोगे, तो 0 पर देखोगे तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, 1.3 का 0 पे 4032 मिल रहा है, 4032 मिल रहा है। तो पॉइंट इस पे अपने आप आपको लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट इतना, ये आपकी वैल्यू जो है वो टी टेबल से मिली है। तो जब हम यहाँ पर निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखिए, ए पार्ट में क्या लिखोगे आप, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1.3 तक के बीच का क्षेत्रफल, के बीच का क्षेत्रफल, तो ये इज इक्वल टू सीधे सीधे टी टेबल से जो आपने देखा है 0.4032, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट मैंने डायग्राम फिर से फ्रेश बना दिया है। बी पार्ट में देखिए z इज इक्वल टू -1.57,
यानी कि माइनस का 1.57 से z इक्वल टू 0, यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए आपको। मैं इसको जो है वो लाइन कर देता हूँ, ये एरिया आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये देखिए इस एरिया को कैसे निकाल पाओगे। हमारी टी टेबल तो 0 से पॉजिटिव साइड में है और सिमेट्री का यूज करिए आप। तो z इज इक्वल टू प्लस 5.7 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये z, इससे इसका एरिया निकालना है, तो बजाय हम इसको निकालने के हम 1.57 उधर तक का निकाल लेंगे। मतलब बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, z इज इक्वल टू माइनस 1.57 से z इज इक्वल टू 0 के बीच का क्षेत्रफल, ये इज इक्वल टू होगा z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1.57 के बीच का क्षेत्रफल। मतलब कहने का यह है माइनस 1.57 से 0 तक जाओ, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम z इक्वल टू 0 से प्लस 1.57 तक जाएंगे। और इस दौरान जो एरिया होगा वो देखिए, ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो हम वास्तव में कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वो बराबर रेड वाले के ही होगा। तो ये ट्रिक लगा करके अब आप टेबल से क्या देखोगे, टेबल से आप 1.5 का 7 पे देख लोगे, 1.5 वाले लाइन में जाके और 0 1 2 3 4 7 के नीचे क्या लिखा है वो नंबर लाके ये उसके आगे 0 पॉइंट लगा के और वो 4 डिजिट यहाँ पे लिख दोगे और इस तरह से आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको ट्रिक समझनी है कि किस तरह से वो एरिया जो है वो इस ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट होगा। चलिए अब सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट कह रहा है कि z इज इक्वल टू माइनस 0.46 से z इज इक्वल टू 2.21 तक का एरिया चाहिए। तो देखिए माइनस का 0.46 ये हुआ और z इज इक्वल टू 2.21 ये हुआ, ठीक है। ये z इज इक्वल टू इनके बीच का एरिया चाहिए, यानी कि ये इधर से और वो उधर से, इसका मतलब आपको ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो चाहिए। तो आप कॉमन सेंस लगाओ इसमें, ये कैसे मिलेगा, इसको इसके साथ ऐड करोगे तभी तो मिलेगा भाई। ये अलग है, ये अलग है, ये टोटल ऐड करना है, लेकिन भाई नेगेटिव वाला नेगेटिव से नहीं निकलेगा, वो पलट के पॉजिटिव में ही निकलेगा जा करके। तो इसलिए निकालना पॉजिटिव साइड से है, लेकिन आप डायग्राम से ध्यान रखोगे कि वो ऐड होंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अगर बिना डायग्राम के कोई समझता है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। डायग्राम बना के आपका सिंपल सिंपल क्लियर हो जाएगा। देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, सी पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको z इज इक्वल टू माइनस का 0.46 से z इज इक्वल टू 0 नहीं z इज इक्वल टू 2.21 तक का क्षेत्रफल चाहिए अगर हमें, तो ये इज इक्वल टू होगा, आप दो पार्ट में तोड़ दो, z इज इक्वल टू माइनस 0.46 से z इज इक्वल टू 0 तक, ठीक है ना, यहां से यहां तक प्लस, और दूसरा वाला z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 2.21 तक। अब ये वाला तो ठीक है, टेबल से डायरेक्ट दिख जाएगा, ये आप इस पे टेबल डाल दो कि यहाँ टेबल से देख लेंगे। ये नहीं दिखेगा आपको क्योंकि -4.6 है। तो हम क्या करेंगे, इस -4.6 के बजाय हम 0 टू 4.6 चले जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम लिख लेंगे z इज इक्वल टू 0 टू 0.46 तक का क्षेत्रफल, और इज इक्वल टू, ये हमने नेगेटिव वाले साइड को पॉजिटिव पलट लिया, और प्लस ये तो आप टेबल से देख ही लोगे। अब ये भी टेबल से आ जाएगा। अब दोनों की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग 0 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलेंगी, टोटल ऐड करके आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका सी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे क्लियर करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अब हम डी पार्ट पे आते हैं अपने। डी पार्ट में कह रहा है z इज इक्वल टू 0.71 से 1.9, 0.71 यानी कि पॉजिटिव ही है, तो ये आपका जो है वो z इज इक्वल टू 0.79 हो गया, 71 हो गया, ठीक है। और फिर उसके 1.9, z इज इक्वल टू ये 1.9 हो गया। तो इससे और इसके बीच का एरिया निकालना है, यानी कि आपको जो है वो ये वाला पोर्शन जो है कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए कहीं और से तो स्टार्टिंग कर ही नहीं सकते हैं, हमारी स्टार्टिंग तो z इक्वल टू 0 से ही होती है, तो इसलिए आपका हर काम z इज इक्वल टू 0 से होगा। अब देखिए z इज इक्वल टू 0 से 1.9 अगर एक बार निकाल लो आप, तो z इज इक्वल टू 0 से 0.7 वाला ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचा हुआ वो निकल आएगा। तो कंसेप्ट जो बना जाके हमारे पास, अगर मेरे को डी पार्ट चाहिए तो ये इज इक्वल टू होगा z इज इक्वल टू 0 से 1.9, ठीक है ना, यहाँ से पूरा ये पूरा मिल गया। अब हमें तो केवल इतना चाहिए, तो ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस z इज इक्वल टू 0 से 0.71 तक, ठीक है ना। ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो टी टेबल से दिख जाएगा अब, और ये भी आपका टी टेबल से दिख जाएगा, ठीक है ना। दोनों की दोनों वैल्यू रख के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और जो भी आएगा फाइनली वो आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए अब हमारे पास पुराने 4 पार्ट हटा दिए हैं मैंने, और नए 4 पार्ट आ गए हैं, E F G H पार्ट, और इनमें कुछ और वेराइटीज हमें देखने को मिलेंगी।
सबसे पहले हम ई पार्ट को लेते हैं। z इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से z इज इक्वल टू माइनस 0.87, तो z इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट तो ये हो गया, और z इज इक्वल टू माइनस का 0.87 आपका ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ से और माइनस इन्फाइनाइट तक का एरिया चाहिए आपको, यानी कि ये वाला सारा एरिया चाहिए, ठीक है ना। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के अगर आप पूरा का पूरा ये करो तो ये 0.5 होता है, इतना आपको मालूम है। माइनस इनफाइनाइट से 0 तक का 0.5 होता है, उसमें से आप 0 से 0.8 तक का 0.87 तक का अगर घटा दें तो आपको बचा हुआ ये मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को हम यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं। ई पार्ट देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये z इज इक्वल टू आपका माइनस इनफाइनाइट से z इज इक्वल टू 0 तक, ये पूरा जितना आएगा इसमें से ये वाला घटा देंगे हम, माइनस z इज इक्वल टू माइनस 0.87 से z इज इक्वल टू 0, ये घटाएंगे। अब ये तो 0.5 मालूम है, लेकिन ये वाला हमें फिर से नहीं मालूम है, क्योंकि माइनस में तो टी टेबल है नहीं। तो आप देखिए माइनस 0.87 से 0 जाने का मतलब है पॉजिटिव साइड में 0 से 0.87 जाना, वही एरिया ना आएगा वहां से। तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्ट कर लेंगे उस पॉजिटिव साइड में। तो z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 0.87 तक का एरिया, ये आप टी टेबल से देख के यहाँ रख दोगे, और 0.5 से सेपरेट करके जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये ई पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है, z इज इक्वल टू 1.2 से 1.2 देखिए यहाँ पे हुआ, और z इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि पूरा आगे तक का एरिया जो है आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए सीधी बात है, 0 से आपको मालूम है 0 से z इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट आपका 0.5 होता है, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 से ही स्टार्टिंग करके देखिए 1.2 तक का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इस चीज को लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए z इज इक्वल टू 1.2 से इनफाइनाइट इज इक्वल टू होगा z इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ले लो, क्योंकि टी टेबल तो 0 से ही, कोई भी वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होके होती है, एंड माइनस z इज इक्वल टू 0 से 1.2, ये आप टी टेबल से देख लोगे जैसे मैंने बताया आपको, और ये आपका 0.5 होता है, सब्ट्रैक्ट करके जो भी है वो आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू टी टेबल से जो आएगी 0.4 डिजिट आगे की आएंगी, 0.0 अपने आप लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि 3000 4000 ये इस तरह की वैल्यू रख दें जाकर के। तो इस तरह से आपका एफ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। जी पार्ट पे आते हैं हम, और जी पार्ट में क्या है, z इक्वल टू माइनस 0.5 से बाएं है, यानी कि माइनस का 0.5 से बाएं, यानी कि आपको यहां से पूरा इस तरफ लेफ्ट तक चाहिए, पूरा ये वाला एरिया चाहिए। तो आप जानते हैं 0 से अगर मैं यहां तक माइनस इनफाइनाइट से अगर मैं 0 तक जाऊं तो 0.5 होता है, उसमें से बस आपको 0 टू ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचा हुआ मिल जाएगा। तो हम इस चीज को ऐसे सॉल्व करेंगे, ये होगा z इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, ये वाला तो एक है ना, इसकी वैल्यू आपको इक्वल टू नेक्स्ट लाइन में 0.5 पता है, माइनस 0 z इज इक्वल टू माइनस 0.5 से z इज इक्वल टू 0 तक, ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ये वाला निकलेगा कैसे, टेबल तो हमारी पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 0.5 तक देख लेंगे। अब ये आपको ये वाली हिस्सा टी टेबल से मिल जाएगा, और टी टेबल से रख देंगे वैल्यू, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जी पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए लास्ट पार्ट पे आते हैं, एच पार्ट। z इक्वल टू माइनस 1.28 से दाएं, माइनस 1.28 यहाँ पे होगा, और इससे दाएं, यानी कि दाएं का मतलब तो फिर सारा लास्ट तक हो गया जा करके। तो इस लाइन से लेकर के आपको पूरा ये सब चीज निकालनी है। जाहिर सी बात है 0 से ये तोड़ दो, ये तो टी टेबल से 0.5 मालूम ही है, और ये वाला हिस्सा और ऐड होगा उसके अंदर जा करके। तो आप देखिए एच पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे कि z इज इक्वल टू माइनस 1.28 से 0 तक, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा एक, उसमें प्लस कर देंगे हम z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट तक, ये वाला हिस्सा 0.5 होता है हमें मालूम है, ये वाला हिस्सा जो है वो माइनस 1.28 से गए हो तो ये हमें नहीं मालूम है, तो हम 0 टू 1.28 कर लेंगे इसे, ताकि हमारा जो है वो टी टेबल से निकल आए। तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1.28 तक, ठीक है ना। और ये अब इसकी वैल्यू टी टेबल से देख लोगे, और टेबल से देख के रख दोगे प्लस उसमें इतना, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको पूरी तरह से ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किसी भी प्रसामान्य वक्र के नीचे का एरिया टी टेबल से कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि ये जो एरिया है वो आखिर शो क्या करता है, इस एरिया को हम इतना ज्यादा वेटेज क्यों दे रहे हैं।
तो ये चीज़ हमें नेक्स्ट आर्टिकल में पता लगेगी। आप ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो मेन चीज़ है हमारा कि प्रायिकता निकाली कैसे जाएगी। अभी तक तो हम प्रसामान्य बंटन में केवल उसका प्रसामान्य वक्र, इक्वेशन, उसका कर्व, उसके नीचे का एरिया, ये सब पढ़ रहे थे। अब इन सारी कड़ियों को जोड़ने का टाइम आ गया है। प्रसामान्य वक्र के नीचे का क्षेत्रफल तथा प्रायिकता में संबंध। जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो हम इससे रिलेटेड अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे, और आप देखेंगे वो 5 नंबर ऐसे हैं जैसे लगता है कि 7th 8th क्लास का या 9th क्लास का कोई क्वेश्चन हो। आप देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन बन जाएगा वो। तो प्रसामान्य वक्र के नीचे का क्षेत्रफल और प्रायिकता में क्या संबंध है, आप जरा देखिए। लोगों ने ये देखा है, 2 चीजें देखी। पहली के केस, एक कंसेप्ट ये है आपके पास कि अगर मान लिया सपोज करिए किसी घटना के घटने और न घटने की प्रायिकताओं का टोटल आपका 1 होता है, ठीक है ना। और आप यहां पर देखिए कि प्रसामान्य वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, प्रसामान्य कंसेप्ट नंबर 2 जो मिला हमें वो ये मिला कि प्रसामान्य वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल अगर हम ले लें तो कुल क्षेत्रफल यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 0 बीच में है, 0.5 इधर 0.5 इधर, यानी कि ये भी 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व जो है वो एक तरह से प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर सकता है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता को बता सकता है, और ये प्रायिकता आपकी कंटिन्यूअस होगी। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे तो कोई भी पॉइंट कहीं भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे पुराने क्वेश्चंस होते थे द्विपद बंटन या पॉइसन बंटन में कि 100 सिक्के उछाल दिए, या तो हेड आएगा तो 100 सिक्कों उछालने पे हेड जो है वो या तो 2 बार आएगा या 1 बार आएगा या 3 बार आएगा, 3.5 पौने 4 ऐसा नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखिए प्रायिकता जो है वो कितने भी नंबर पे, डिस्क्रीटनेस नहीं है यहाँ पे, कंटिन्यूअस डाटा के ऊपर जो है, कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर आपकी कैलकुलेशन चलती है यहाँ पे। तो अब यहाँ से दोनों को मिला करके इनको हम अगर कंबाइन कर दें तो यहाँ से जो हमारा एक नया कंसेप्ट बनता है कि इस ग्राफ के नीचे का एरिया जो है वो किसी घटना के घटने की प्रायिकता को शो करता है। और कहाँ से कहाँ तक, जैसे मान लिया सपोज करिए आपका ये पॉइंट जो है वो Z1 है, ये पॉइंट अगर Z2 है, तो आपका जो, अगर हम इसके नीचे का एरिया निकाल दें तो ये उस घटना के Z1 से Z2 के बीच में घटने की प्रायिकता को शो करेगा। समझ रहे हैं आप बात को? कहने का मतलब है कि अतः प्रोबेबिलिटी इस बात की कि मेरा Z, यानी कि जो चीज भी निकालनी हो आपको वो Z1 से Z2 के बीच में लाई करे। जैसे वहां कहते थे ना 2 शीर्ष आने की प्रायिकता है या 4 शीर्ष आने की इवेंट, ये इवेंट है कि मेरा Z इन Z1 से Z2 के बीच में रहे। कोई भी चीज हो सकती है, Z1 से नीचे रहे, Z1 से ऊपर रहे, है ना, कुछ कितना भी, कोई भी कंडीशन दी जा सकती है। हमने सबके लिए एरिया निकालना सीख रखा है। तो ये इज इक्वल टू सीधा का सीधा बनेगा जाकर के इंटीग्रल Z1 से Z2 एंड y dx, यानी कि इस प्रसामान्य वक्र के नीचे का क्षेत्रफल और कहां से कहां तक, Z1 से Z इज इक्वल टू Z1 से Z इज इक्वल टू Z2 तक। इसका मतलब जो हमारी प्रायिकता है वो प्रसामान्य वक्र के नीचे के क्षेत्रफल से प्रदर्शित होती है। ये है किसी घटना के Z1 से Z2 के बीच में घटने की प्रायिकता, और ये है इधर प्रसामान्य वक्र के नीचे Z1 से Z2 तक का एरिया। कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P लेस देन Z1, तो इसका मतलब Z1 से नीचे होने की प्रायिकता। ग्रेटर देन Z1 इसका मतलब Z1 से ऊपर जाने की प्रायिकता। ग्रेटर देन माइनस Z1 यानी कि माइनस Z1 को यहाँ होगा उससे ज्यादा होने की प्रायिकता, उससे कम, कहीं से कहीं तक भी आपको निकालना है, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस केस में जो है वो आप देखेंगे कि आपको बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। हम मात्र 2 क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं, और फिर आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इसका आप उठा के देखेंगे उन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड होगा, कोई फर्क नहीं होगा किसी में। देखिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 300 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का प्रसामान्य बंटन में माध्य 160 सेंटीमीटर और मानक विचलन 6 सेंटीमीटर है। यानी कि प्रसामान्य बंटन का क्वेश्चन हो गया। आपको पता लग गया कि हमारी लास्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 19 का
द्विपद पॉइसन प्रश्न तीसरे नंबर का वो जो है यानी कि दिमाग में आपके कर्व वर्ब और ये सब चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हमें दे दिया कि कैपिटल एन तो 300 दे दिया, ठीक है ना। तब आगे प्रायिकता निकल आती है और अनुमानित बारंबारता निकालते हैं तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये चीज पुरानी है, हमें कोई इसमें नई बात नहीं है। और प्रसामान्य बंटन में माध्य m इज इक्वल टू जो है वो 160 सेंटीमीटर है और मानक विचलन 6 सेंटीमीटर है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि यदि t इक्वल टू 1.50 के संगत, यहाँ पर z की बजाय t को लिया है उन्होंने, ठीक है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, मानक एकक जिसे z मानते थे वो t है यहाँ पे, उसके संगत प्रसामान्य वक्र के नीचे का क्षेत्रफल इतना है। यानी कि कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को करने के टाइम पे टेबल चाहिए जो होती है, उस टेबल की जरूरत नहीं है, आपका इसी से काम हो जाएगा। और अगर टेबल नहीं दी है, नहीं इसके बारे में नहीं दिया होता तो आप पेपर में डिमांड करेंगे टेबल की, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि ये टेबल जो है वो बहुत रेयर होती है, कि एक तो रेयर होता है क्वेश्चन आना, इतना पॉपुलर नहीं है क्वेश्चन, तो इसलिए किसी कॉलेज में इसकी टेबल नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हो उन लोगों से, जैसे आप लोग पढ़ने के लिए बुक ले जाते हो तो टीचर्स को बता सकते हो कि सर आप कहीं किसी मैथ्स के टीचर आपके कॉलेज में होंगे, उनसे पूछ लीजिए, उनको पता होगा। या अगर आपके यहाँ मैथ्स के टीचर नहीं है तो उस केस में आप दूसरे से फ़ोन करवा सकते हैं दूसरे कॉलेज में, कि वो पता कर लें कि हाँ टेबल दी जाती है, और बाहर कहीं किसी बच्चे के बैग में बुक रखी हो तो उसकी मतलब फोटो स्टेट करा के टेबल को दिया जा सकता है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो खैर वो तो एक इंटरनल मैटर होता है क्वेश्चन एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे t इक्वल टू इतने का, नीचे का एरिया इतना है, तो बताइए कितने विद्यार्थी, फर्स्ट पार्ट 151 सेंटीमीटर से कम और सेकंड पार्ट 151 से 169 सेंटीमीटर के बीच की ऊंचाई के होंगे। तो देखिए 100 वो 151 सेंटीमीटर से कम और 151 और से 169 सेंटीमीटर के बीच की ऊंचाई के होंगे। ये आप देखिए आपके एक तरह से x दे दिया है, ठीक है ना, ये x दे दिए हैं, लेकिन आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, z में, यानी कि t में करना पड़ेगा, और तब आप उस कर्व का यूज कर पाएंगे। तो देखिए मैं अभी स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। x आपका 151 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग t कितना बनेगा, हेंस t इज इक्वल टू जो बनेगा जाकर के वो आप जानते हैं x माइनस एम ओवर सिग्मा। z होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे t से डिनोट कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, 151 माइनस m की वैल्यू 160 और अपॉन सिग्मा की वैल्यू 6, यानी कि 151 में से 60 किया कितना बचा, माइनस का 9/6, 3 2 जा 3 3 जा, तो माइनस का 3.2, यानी कि माइनस का 1.5। t इज इक्वल टू, देखिए 1.5 के नीचे का एरिया तो दिया हुआ है, तो यानी कि इसका मतलब t इक्वल टू 1.5। तो जो हम x 151 सेंटीमीटर कह रहे हैं, हम प्रसामान्य वक्र के अंदर उसका मतलब t इक्वल टू माइनस 1.5 से लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अब प्रसामान्य वक्र खींचूं जिसमें कि इधर t इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट है, इधर की तरफ जो है आपका t इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट है, बीच में t इक्वल टू 0 है, घंटे की तरह का ये आपका प्रसामान्य वक्र है, इधर आपका y है ना, इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, तो t इज इक्वल टू माइनस 1.5, यानी कि t इज इक्वल टू ये आपका माइनस 1.5 हुआ। और ये आपका ये मतलब 151 सेंटीमीटर के पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और आपको जो है कितने विद्यार्थी 151 सेंटीमीटर से कम होंगे, तो 151 से कम होना मतलब कितना एरिया, ये आपके इधर की बात कर रहा है, लेफ्ट साइड की बात कर रहा है। आप बताइए क्वेश्चन फ्रेम हुआ। यानी कि अगर आपको चाहिए कि कितने, ये प्रायिकता निकलेगी इससे, विद्यार्थियों की संख्या तो हम बस फिर अनुमानित बारंबारता जब निकालेंगे तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के वो निकलेगी। तो इसलिए आपका की प्रायिकता इस बात की कि बच्चों की हाइट जो है वो 151 से कम हो, तो वो प्रसामान्य वक्र में t इक्वल टू माइनस 1.5 से लेफ्ट वाले एरिया से शो होगी। अभी हमने बताया था प्रायिकता निकालनी है तो कर्व के नीचे के एरिया से निकाल लेते हैं। अब देखिए हम लिख करेंगे कैसे। अतः हमसे पूछा है 151 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के विद्यार्थियों की संख्या, तो ये विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू होगी, ये आपकी होगी अनुमानित बारंबारता, यानी कि n, अनुमानित बारंबारता निकालना है तो n मल्टीप्लाइड बाई, और आपका इसके t इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से t इक्वल टू माइनस 1.5 के बीच का एरिया, यानी कि प्रायिकता को इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रायिकता इसी एरिया से ही तो निकलती है, तो हम n मल्टीप्लाइड बाई लिख देंगे, और वक्र में वक्र का
वक्र का z इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से, और z क्या t लिखो, t लिख रहे हैं ना, या t इक्वल टू -1.5 तक के बीच का क्षेत्रफल, ये चीज लिखी जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा 300, n की वैल्यू 300 हो गई, और वक्र का नीचे का एरिया कितना हो जाएगा। अब देखो t इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से -1.5 तक हमें ये मालूम करना है, तो पहले हम माइनस इनफाइनाइट से 0 कर लेंगे, वो हमें 0.5 पता है। ये हो जाएगा जाके आपका, दो एरिया में बांट दो इसे, z इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से z इज इक्वल टू 0 तक, ठीक है ना, प्लस प्लस नहीं माइनस करेंगे, अब इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस टी इक्वल टू टी लिखना है, टी लिखना है, टी इक्वल टू -1.5 से टी इज इक्वल टू 0 तक का एरिया। अब देखिए 300 मल्टीप्लाइड बाई ये तो आपका 0.5 बन गया, माइनस, अब वो -1.5 से 0 नहीं निकाल सकते हम, टी टेबल प्लस के लिए चलती है, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1.5 तक का एरिया, और 0 से 1.5 तक का एरिया कितना दिया है, 4332। तो ये इज इक्वल टू आपके पास नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई ये 0.5 मैंने कहा से, हाँ ठीक है, 0.5 और माइनस 0.4332, ठीक है ना, -0.5 से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये आपका आ रहा है, आप देख लीजिएगा इसे, 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.0668 ये आ रहा है, और फिर ये सॉल्व होकर के आपका जो है वो 20.04 आ रहा है। अब विद्यार्थियों की संख्या है तो 20.04 में 04 फिर काम का नहीं है, इज इक्वल टू 20 विद्यार्थी, ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 20.04 विद्यार्थी नहीं हो सकते ना, 20 होगा या 21 होगा या 19 होगा, तो 20 विद्यार्थी जो है वो इस तरह के होंगे। पूरे जो कंसेप्ट शुरू से पढ़े हमने सारे लग गए आकर के, अनुमानित बारंबारता निकालनी है तो n से मल्टीप्लाई होता है, प्रायिकता निकालनी है तो इससे एरिया से हो जाती है, फिर एरिया निकालने के तरीके जो थे वो डिटेल में पढ़े थे, वो सारे के सारे तब जाकर के हमारा ये क्वेश्चन बन पाया है आज। अब देखिए सेकंड पार्ट, अब देखिए अब आसान लगेगा, और आपको 151 से 169 सेंटीमीटर के बीच की ऊंचाई के होंगे, कितने विद्यार्थी इस रेंज के होंगे, तो इसमें क्या काम करोगे आप, इसके करस्पॉन्डिंग पहले T1 निकाल लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग T2 निकाल लेंगे, ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या क्या होंगी, ठीक है ना। अब जो जैसी निकलेंगी वो प्लॉट करके यहाँ जहां भी होंगी उसको हिसाब से प्लस करना है, माइनस करना है, क्या एरिया है वो आपका इनके बीच, यानी कि जहां जहां ये होंगे उनके बीच का एरिया आपको निकालना होगा, तो आपको जो है वो वाली संख्या मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट देखिए, ये सब लाइन मुझे फिर से लिखनी पड़ेगी, नहीं फिर से नहीं लिखनी पड़ेगी, ये तो अलग ही है केस, इसको मैं मिटा देता हूँ। लेकिन अब आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे। देखिए हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में x1 आपका 151 सेंटीमीटर दिया है, और x2 आपका जो है 169 सेंटीमीटर दिया है, इनके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग T1 निकालेंगे तो x1 माइनस एम ओवर सिग्मा, ये सॉल्व हो जाएगा, और T2 जब निकालोगे इसके करस्पॉन्डिंग तो x2 माइनस एम अपॉन सिग्मा निकल आएगा। ये 151 माइनस एम की वैल्यू कितनी है, 160 ओवर सिग्मा की वैल्यू 6 हो गई, यानी कि -9/6 यानी कि -1.5 हो गया। T2 आपका जो है वो 169 माइनस एम की वैल्यू कितनी हो गई, जाकर के आपका 160 अपॉन सिग्मा की वैल्यू 6 हो गई, यानी कि 9/6 यानी कि 1.5 आ गया। एक माइनस का 1.5, एक का प्लस 1.5, यानी कि देखिए 1.5 वाले की ही दिया है क्वेश्चन में, कहना मतलब कितनी अच्छी तरह से उन्होंने इस मतलब क्वेश्चन सेट किया है कि जितना वो 150 के ऊपर गए आप, है ना, 160 है आपका, 9 पीछे आए 9 आगे गए तो वो 1.5 ही आना है दोनों बार। तो वैल्यूज इस हिसाब से दी हैं कि आपको जितनी एक वैल्यू दे दी है ग्राफ की, उतनी ही वैल्यू से आपका काम चल जाएगा। तो अब ये आपका T1 और T2 आ गया। देखिए T1 आपका -1.5 आया है, T1 इज इक्वल टू -1.5। ये बिना डायग्राम बनाए अगर किसी ने करने की कोशिश करी तो मान लीजिए गलत होना तय है। और T2 आपका 1.5 हो गया, T2 1.5 हो गया। इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो बच्चे कह रहे हैं कि इससे इसके बीच की ऊंचाई, तो यानी कि इसके बीच की ऊंचाई कितनी होगी, तो वो यानी कि ये वाला जो है ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। जाहिर सी बात है दोनों एरिया जुड़ेंगे, 0 से T2 ये तो आपको सीधे पता है, 0 से 1.5 ये दिया, इसको भी आप क्या करोगे उधर ले जाओगे। देखिए हमने एक केस ये भी बताया था आपको, जितना इधर हो उतना इधर रहेगा, तो इसी का निकाल के डबल कर देते हैं,
ये भी केस है, और नहीं करते तो 2 बार ऐड जोड़ोगे वो तब डबल हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल ये आपका T1 T2 आ गया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। अतः 151 सेंटीमीटर से 169 सेंटीमीटर के बीच की ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या। प्रायिकता निकालेंगे तो केवल एरिया, और अगर संख्या निकालनी तो सीधे n से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। n मल्टीप्लाइड बाई और कितना एरिया, T1 इज इक्वल टू -1.5 से T2 इज इक्वल टू +1.5 तक के बीच का क्षेत्रफल। ये देखिए आपका बिल्कुल एकदम क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब n आपका 300 पुट हो जाएगा, इसके अंदर -1.5 से 0, T1 इज इक्वल टू -1.5 से 0 तक का एरिया प्लस T इज इक्वल टू 0 से 1.5 तक। ये दो एरिया में ये टूट गया जाकर के, एक ये और एक ये वाला 0 से 1.5 सीधे इस टेबल से वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी वैल्यू, लेकिन ये वाला माइनस वाला हम नहीं जानते हैं जहाँ तक, लेकिन ये पता है जब हम इसको प्लस ले जाएंगे तो वहीं पे पड़ेगा जाके। तो ये आपका जो है वो 300 इंटू डबल ऑफ T1 T इक्वल टू 0 से 1.5 तक का एरिया, ये हो जाएगा आपका 300 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू और 0.4332, और ये आपका इज इक्वल टू सॉल्व होके आ रहा है 259.92। ये आ रहा है आपका 259.92, यानी कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता 0.92 में विद्यार्थी हो, तो 260 राउंड ऑफ कर लीजिए, तो 260 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो आपके इस रेंज में होंगे जाकर के। तो ये आपका जो है प्रसामान्य बंटन का एक सैंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, और बिल्कुल आपके सारे कंसेप्ट जो हमने प्रसामान्य बंटन के पढ़े हैं, ये आज शायद मुझे लग रहा है तीसरी क्लास है प्रसामान्य बंटन की, तो आप सारे आपके दिमाग के द्वार खुल गए हैं, सारे कंसेप्ट्स आपके पास सामने हैं, और अब उससे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है। तो अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर आपको ये बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर आपने पिछली 2 क्लासेस करी हैं तो ये आपके लिए अब सबसे आसान चैप्टर बन गया होगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं। 100 शुष्क सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। 100 शुष्क बैटरी सेलों की जांच उनका जीवन यापन करने के लिए किया गया। मतलब बैटरी है हमारे पास, और कौन सी कितने साल चलती है, कौन कितने कम साल चलती है, ठीक है ना, ये सब चेक करा गया। निम्न परिणाम प्राप्त हुए, x बार इक्वल टू 12 घंटे, यानी कि मीन है ये एक तरह से। m बोलने के बजाय यहाँ पे उन्होंने x बार बोल दिया, और सिग्मा यानी कि मानक विचलन 3 घंटे आया। तो ये चीज जो है हमने लिख ली, कैपिटल N आपका 100 हो गया, और x बार आपका जो है 12 घंटे हो गया, और सिग्मा जो है आपका 3 घंटे हो गया, ठीक है ना। ये मानते हुए कि आंकड़े प्रसामान्यतः वितरित हैं, तो आपका जो है वो देखिए प्रसामान्य बंटन सीधे दे ही दिया है। तो कितने प्रतिशत बैटरी सेल का जीवन काल, तो कहने का मतलब है कितने प्रतिशत, कहने का मतलब है आपका 100 ही बैटरी सेल थे, 100 के लिए ही आपको कैलकुलेट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 100 बैटरी ना भी देता तब भी आपका अगर प्रतिशत पूछता तो जो आंसर आता वो आपका 100 से मल्टीप्लाइड हो जाता, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत बैटरी सेलों का जीवन काल 15 घंटे से अधिक, 6 घंटे से कम, 10 घंटे तथा 14 घंटे के बीच रहेगा। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसके बेस पे आपको पक्का पता है कि आपका जो है वो 15 घंटे या 6 घंटे जो भी दिया है आपको उसे स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मानक एकक में बदलना है, और फिर उसके बाद हम प्रसामान्य वक्र के नीचे जा करके और देख लेंगे कौन सी रेंज में कहाँ क्या पड़ रहा है, और उस हिसाब से जो है वो हमारा ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है, z इक्वल टू ये z इक्वल टू 0 है, उस हिसाब से एरिया निकाल के प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और n आपका 100 है तो इसलिए आपका 100 से मल्टीप्लाई करके तो प्रतिशत, या बल्कि आप n100 पहले न लगाओ, आप केवल प्रायिकता निकाल लो, प्रतिशत जब निकालोगे तो आप उसमें 100 बाद में लगा लेना। तो अभी इसका बात ही मत करो आप, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में आपका x की वैल्यू 15 घंटे निकाल लो, इससे अधिक तो बाद में आएगा, अधिक का मतलब राइट साइड हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 15 घंटे है, तो हेंस z इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे, तो आपका x बार माइनस सिग्मा ओवर m, यानी कि 12 माइनस 15, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, z इज इक्वल टू जो बनेगा आपका कितना, x माइनस m ओवर सिग्मा। अब m क्या है यहाँ पे, x बार दिया हुआ है, तो x माइनस x बार ओवर सिग्मा, ये आपका हो जाएगा जाकर के x की वैल्यू 15 हो गई, m की वैल्यू 12 हो गई।
अपॉन सिग्मा की वैल्यू 3 हो गई, 15 में से 12 गया 3 अपॉन 3 यानी कि 1। तो z इज इक्वल टू 1, ये आपका z इज इक्वल टू 1 ही आएगा। और कह रहा है कि 15 घंटे से अधिक हो, यानी कि 15 घंटे से अधिक जीवन होने का मतलब है इससे ज्यादा, यानी कि आपको इसमें राइट साइड का ये एरिया जो है वो पूरा कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे कि कितने प्रतिशत बैटरी सेल का जीवन काल 15 घंटे से अधिक है। तो 15 घंटे से अधिक जीवन काल होने की प्रायिकता, तो ये कैसे निकलेगी? तो ये इज इक्वल टू होगा जाकर के आपका प्रसामान्य वक्र के नीचे z इज इक्वल टू 1 से दाईं ओर का क्षेत्रफल, z इज इक्वल टू 1 से दाईं ओर का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये आपका इसके एरिया से निकलेगा। तो अब ये कैसे निकलेगा? तो 0 से दाईं ओर ले लो, ये होगा जाकर के आपका z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, माइनस z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1 तक क्षेत्रफल। अब ये तो आपका 0.5 पता है, ये आपका जो है वो टेबल से देखोगे, ठीक है ना, 1.0 का 0 पे देखोगे और वो वाली वैल्यू यहाँ डालोगे, है ना। ये वैल्यू जो होगी मैं सीधे लिखे दे रहा हूँ, आप इसको अब देख लेना। अब हमारे लिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आपका जो है आ रहा है बुक में थोड़ी टेबल मिसप्रिंट भी है, 0.3413 ये आपका आएगा जा करके। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 0.1587 ये करके आएगा। तो अतः अभीष्ट प्रतिशत, आपको प्रतिशत में पूछा गया है, तो प्रतिशत में पूछा गया है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1587, तो 15.87% ये आपका आंसर आ जाएगा। उसने यही पूछा ना 100 में से कितना, तो 100 में से कितना, तो 100 में से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई 100। ये अच्छी बात है कि 100 बैटरी सेलों की जांच भी करी गई थी। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो। अब सेकेंड पार्ट देखिए आप, 6 घंटे से कम कितने का रहेगा? तो आप देखिए इसमें x की वैल्यू 6 घंटे दे दी। अब आप यहाँ पे z इज इक्वल टू निकाल लेंगे इससे, तो x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा, तो यहाँ से आपका z आ जाएगा। फिर 6 घंटे से कम, तो जितना z आएगा तो आप उसमें देखिए, जितना भी z आएगा देख लीजिए आप, मुझे नहीं लगता मुझे करवाने की अब ज़रूरत है। तो आप इसमें x की वैल्यू 6 माइनस एक्स बार आपका 12 अपॉन सिग्मा का मतलब 3, तो -6/3 यानी कि -2 आएगा। तो -2 और उससे 6 घंटे से कम, यानी कि लेफ्ट का एरिया चाहिए आपको। अब ये लेफ्ट का एरिया कैसे निकलेगा? 0 से इनफाइनाइट से 0, ये तो 0.5 हो गया, माइनस 0 से -2 से 0 यानी कि 0 से 2, 0 से 2 का एरिया इसमें से माइनस करोगे और फिर आकर के जब ये निकल आए तो अभीष्ट प्रतिशत निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, अब ये आप आराम से कर सकते हो। इसका आंसर आ रहा है 0.228 ये आ रहा है इसका। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये तो आ रहा है इसकी 100 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये इसका परसेंटेज जो निकल के आएगा वो 0.028 था, 0.0228 आ रहा है, मिसप्रिंटिंग बहुत है, 2.28% ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। इस क्वेश्चन के लिए आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है, आपको डिमांड करनी पड़ेगी क्वेश्चन पेपर में। थर्ड पार्ट में ये देखिए 10 घंटे तथा 14 घंटे के बीच हो, तो आपका x1 तो 10 घंटे हो गया, ठीक है ना, x2 आपका 14 घंटे हो गया। अब इसमें आप इसके करस्पॉन्डिंग z1 निकाल लोगे, इसके करस्पॉन्डिंग z2 निकाल लोगे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, z1 आ रहा है आपका -2/3, ये -2/3 आ रहा है, z2 आपका 2/3 आ रहा है। 2/3 का मतलब ये होगा जाकर के आपका डिवाइड कर लेना जितना भी आए, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, -2/3 से +2/3, यानी कि आपका जो है वो यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया आएगा। अब देखिए इसमें जितना इधर जा रहे हैं उतना ही तो इधर जा रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू और 0 से 2/3। बस अब ये वाला एरिया देख लेना आप टेबल से और 2 से मल्टीप्लाई, ये आपको प्रायिकता आ गई। प्रतिशत निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई और ये आपका आंसर आ रहा है 49.52%। 49.52% इसका आंसर आ रहा है। मुझे नहीं लगता अब आपको ये टफ लगेगा, ये क्वेश्चन आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक में भी वैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो हम आंसर दे देंगे। इस तरह से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।
अब क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है और अक्सर आपका 2 नंबर में या 1 नंबर में उससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रसामान्य वक्र है उसके प्रसामान्य जो बंटन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो इसका वक्र है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर भी रखी हैं, लेकिन और अगर पेपर में लिखने के लिए आ जाए तो ये प्रॉपर्टीज आपको कुछ ध्यान भी रहनी चाहिए, रटी भी रहनी चाहिए, ताकि आप उनके बारे में लिख पाओ। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम उसको लास्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारे से पूरे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार तो ये बोर्ड में आए हैं, प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आती हैं, आपको ध्यान रहनी चाहिए कि क्या मेन प्रॉपर्टीज हैं। प्रसामान्य बंटन तथा प्रसामान्य वक्र के गुण, बंटन कह दे या वक्र कह दे, बंटन भी उसी वक्र से ही डिनोट होता है, इसलिए दोनों में आप सेम चीज लिखेंगे। y इज इक्वल टू 1/σ√2 पाई e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 द्वारा निरूपित प्रसामान्य वक्र के निम्न महत्वपूर्ण गुण हैं। या फिर आप इसको इज इक्वल टू 1/σ√2 पाई e टू द पावर माइनस x माइनस एम ओवर सिग्मा होल स्क्वायर हाफ। अब आप जानते ही हैं z इज इक्वल टू आपका x माइनस एम ओवर सिग्मा होता है, तो आप डायरेक्ट इसको याद करिए, इसमें ये पुट करके आपका मेन वाला बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसके जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो पहली है, वक्र का प्रायिकता घनत्व शून्य या शून्य से अधिक होता है। देखिए इसमें क्या है कि ग्राफ आपका ये है और आप जानते हैं इसमें कि ये एरिया आपका ये है, या तो आप कोई एरिया मत लो तो 0 होगा, और अगर आप एरिया लोगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो कहने का मतलब है वही है, जैसे प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है, ऐसे ही आपका प्रायिकता घन तो यहाँ पे भी जो एरिया होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। प्रसामान्य वक्र अपने माध्य के सापेक्ष सममित होता है। देखिए ये जो बीच में लाइन है उसके अबाउट सिमेट्रिकल है, इधर उधर सेम रहता है, तभी हम नेगेटिव वाले एरिया को पॉजिटिव से भी डिनोट करके निकाल लेते हैं। तीसरा है, इस बंटन के माध्य माध्यिका तथा बहुलक संपाती होते हैं। ये बात ध्यान रखने की है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताई भी है। फिर प्रसामान्य z अक्ष के ऊपर का संपूर्ण क्षेत्रफल 1 होता है। z अक्ष ये वाली आपकी जो है z अक्ष है, अगर आप इक्वेशन z में चला रहे हैं तो z अक्ष, अगर x में चला रहे हैं तो x अक्ष हो जाएगी। ठीक है ना। इसके ऊपर का एरिया जो है टोटल वो 1 होता है, और प्रायिकताओं का p प्लस क्यू भी 1 होता है, और ये भी आज मैंने बताया आपको। इसमें आप चाहें और 2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि माइनस इन्फाइनाइट z इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक का एरिया 0.5 होता है, और z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू प्लस इन्फाइनाइट तक का एरिया वो भी 0.5 होता है। वो आप अपने डिटेल में, जितने अच्छे कंसेप्ट हैं आपके उतने ही ये पॉइंट्स और एक्स्ट्रा में बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो 4 प्रॉपर्टीज सिंपल सिंपल हो गई। अब 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा रटनी पड़ेंगी, वो कैलकुलेटेड है और आपको रटनी पड़ेंगी, तो उनको ध्यान रख के जाइए, हो सकता है 1 नंबर में आपसे कोई क्वेश्चन उसका बना दे। देखिए लास्ट की जो 3 प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, और आप समझ लेंगे तो आपको आराम से ध्यान आ जाएगा। m माइनस सिग्मा तथा m प्लस सिग्मा के बीच क्षेत्रफल का 68.27% भाग होता है, और m माइनस सिग्मा अगर देखेंगे तो आप z इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू +1 बनता है जाकर के। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रसामान्य वक्र में x लिया हुआ है आपने नीचे, और फिर ये ग्राफ खींचा हुआ है, तो ये आपका जो है वो आपका m माइनस सिग्मा ये ऐसे डिनोट होगा, है ना। ये इधर m प्लस सिग्मा और ये m माइनस सिग्मा होगा। उसके बाद ये m प्लस 2 सिग्मा और ये m प्लस 3 सिग्मा, इधर m माइनस सिग्मा, m माइनस 2 सिग्मा और m माइनस 3 सिग्मा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं m माइनस सिग्मा और m प्लस सिग्मा लूं, ठीक है ना, ये बराबर बराबर होंगे, वो सिमेट्री नहीं बन पाई है, तो इसके बीच में जो एरिया होगा वो टोटल एरिया का 68.27% होगा जा करके। सारा मैक्सिमम एरिया, मतलब देखिए 50% से ज्यादा एरिया तो आपका m माइनस सिग्मा से m प्लस सिग्मा में ही आपका कवर हो जाता है। अगर m माइनस 2 सिग्मा और m प्लस 2 सिग्मा ले लें, मतलब कहने का ये है m माइनस 2 सिग्मा और m प्लस 2 सिग्मा ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एरिया पूरा का पूरा ये ले लें अगर हम, तो इसके अंदर देखिए और मैक्सिमम पोर्शन 95.45% तक कवर हो जाता है जाकर के आपका। और अगर कहीं आपने m माइनस 3 सिग्मा और m प्लस 3 सिग्मा यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा आपने निकालने की कोशिश कर दी, तो फिर तो आपका 99.73% भाग हो जाता है। कहने का मतलब है 1 के अप्रॉक्स पहुंचने के लिए हमें बहुत ज्यादा उधर इनफाइनाइट तक जाने की जरूरत नहीं है, आपका मैक्सिमम पोर्शन थोड़ी ही देर में कवर हो जाता है। इसीलिए आपकी टी टेबल जो बनाई जाती है 0 से, आपने देखा होगा 4.5 4 या 3 ऐसे करके बना दी जाती है, क्योंकि उसी में सब कुछ आपका जो है वो कवर हो जाना है। और अगर यही ग्राफ आपने z की फॉर्म में बनाया होता तो z इक्वल टू देखिए 1 सिर्फ 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे करके कह दिए जाते, जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे आपकी
नीचे उसके इक्विवेलेंट में लिख रखी हैं। तो ये एक्स में चल रही हैं और ये आपकी जेड में चल रही हैं। ये एक्स में चल रही हैं, ये जेड में चल रही हैं, ये एक्स में चल रही हैं, ये जेड में चल रही हैं। कभी-कभी किताब में क्या करते हैं, बुक में डायग्राम जो है वो आपका एक्स में बना देते हैं, तो एम माइनस सिग्मा वगैरह बोल देते हैं। आपकी यही जो बुक जिससे हम पढ़ रहे हैं, इसी में जो है वो कहीं पर उन्होंने वो एक्स की फॉर्म में दे दिया, कहीं जेड की फॉर्म में दे दिया है। तो इस वजह से वो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, वो आपका बस है, आप इसकी वैल्यू थोड़ा सा ध्यान रखें। 1 नंबर में हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपका बना दे। तो इस तरह से प्रसामान्य बंटन और प्रसामान्य वक्र के गुण भी कंप्लीट हो जाते हैं। और आपका ये चैप्टर नंबर 19 जो है द्विपद पॉइसन तथा प्रसामान्य बंटन, ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में विद डीप कंसेप्ट्स पूरा क्लियर हो जाता है। और अब आपके लिए बस एग्जाम की तैयारी करिए आप, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम पूरा सिलेबस भी ख़त्म करते हैं और साथ ही साथ आपका ये आज का वीडियो और आज की लास्ट क्लास सब कुछ आज ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।